हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री के जो चैप्टर वाइज अपन वन शॉट क्लास जो अपनी चलती है उस क्लास में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, बंधुत्व, जाति और वर्ग। अच्छी बात यह है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इस चैप्टर के जो प्रश्न करेंगे अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान के, वन लाइनर और फिर बड़े प्रश्न, वो सारे हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी रेडी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके मुख्य नोट्स देख लेते हैं, और जिनको डायरेक्ट प्रश्न पे जाना है तो आप सीधे प्रश्न पे जा सकते हैं। जिनको मान लो ये पूरा आपको समरी नहीं देखनी है, आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं, तो आप डायरेक्ट प्रश्न पे जा सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। थोड़ा सा ये चैप्टर ना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और एक बार अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक कहानी मेथड, स्टोरी मेथड से हम शुरुआत करेंगे। कहानी की शुरुआत बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, रोचक वे में अपन आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रश्न यहाँ से बना है। पहली पहली पंक्ति से आपका प्रश्न बन सकता है कि 1919 में वी.एस. सूक्तांकर, ये कौन थे? ये संस्कृत के एक विद्वान थे। इन्होंने क्या किया था? एक महा प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का काम था, उसमें इन्होंने ये किया था कि महाभारत की जो अलग अलग लिपियों में पांडुलिपियाँ थी पूरे देश भर में फैली हुई, उन समस्त पांडुलिपियों को इन्होंने जमा करना शुरू किया था। और जो श्लोक सबसे कॉमन थे उन्हें 13,000 पेजों में छापा गया, और इसमें जो पूरा समय लगा था वो लगा था 47 वर्ष। और ये जो प्रोजेक्ट था इसे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कहते हैं। मतलब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जो काम था वो वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। वी.एस. सूक्तांकर संस्कृत के विद्वान थे। ये कार्यक्रम 1919 में शुरू हुआ था। कुल इसमें 47 वर्षों का समय लगा था। 4-5 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट आपके कवर होते हैं। अब मुख्य मुख्य जो कीवर्ड है वो क्या है, यहां से प्रश्न बन सकता है। 1919 सन पूछा जा सकता है, उस व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, तो वी.एस. सूक्तांकर संस्कृत के विद्वान थे। कितना समय लगा था? 1947। ये प्रश्न यहां से कवर हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे, और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे परिवार और पितृवंशिकता। अब यहाँ पे कौरवों और पांडवों के विवाद का एक प्रश्न आता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि पितृवंशिकता क्या, पहले तो ये समझिए। इसमें पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति और गद्दी बेटों को मिलेगी। महाभारत का पूरा युद्ध कौरव वर्सेस पांडव इसी गद्दी और जमीन के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, और उस समय समाज में बेटों को ही वंश आगे बढ़ाने वाला माना जाता था। तो यहाँ से क्या क्या चीजें आपको समझनी है। एक तो पितृवंशिकता किसे कहते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति का हस्तांतरण होगा वो बेटों के माध्यम से होगा। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, इस तरीके से इसे पितृवंशिकता कहते हैं। कई बार प्रश्न आ सकता है महाभारत का युद्ध किस लिए लड़ा गया था, तो कौरवों और पांडवों के बीच में जमीन और गद्दी को लेकर के लड़ा गया था। और ये किस वंश से रिलेटेड थे, ये भी प्रश्न आता है कई बार, तो कुरु वंश से रिलेटेड थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम अगला हमारा है जो पॉइंट थर्ड है वो है विवाह के नियम और प्रकार। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैंने ये सारी चीजें तैयार की है, कोई भी पॉइंट आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, बिल्कुल हम कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है बहिर्विवाह, एक्सोगेमी जिसे कहते हैं, यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते थे भाई? इसे बहिर्विवाह ये कहते थे, और ये सबसे अच्छा माना जाता था। एक होता है अंतर्विवाह, अपने ही गोत्र या समूह में शादी करने को अंतर्विवाह कहा जाता था। मनुस्मृति जो है ना, प्राचीन भारत का सबसे पुराना विधि ग्रंथ कह सकते हैं हम। भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ अगर माना जाता है तो वो मनुस्मृति है। इसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से 4 प्रकार के जो विवाह हैं, पहले शुरुआती विवाह, उन्हें ही उत्तम माना गया है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है। ये कुछ खास की पॉइंट्स हैं। नंबर 4 पे हम अगर बात करें, तो नंबर 4 पे हम बात करेंगे गोत्र के नियम और उन्हें तोड़ने वाले। तो गोत्र के नियम क्या थे भाई? गोत्र के ये नियम थे, गोत्र के नियम थे कि शादी के बाद लड़की को पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा, ये इनका नियम था। दूसरा नियम क्या था? एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। ये 2 नियम थे। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि जो सातवाहन राजा होते थे, इन राजाओं की रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र जो है वो बनाए रखा। जैसे गौतमी, वशिष्ठी, इन्होंने अपने पति का गोत्र नहीं अपनाया। नियम ट्रिक क्या है? नियम तोड़ने वाले कौन राजा थे? प्रश्न यहाँ से
बन सकता है? तो आपको याद रखना सातवाहन राजाओं ने इस नियम का पालन नहीं किया था। नेक्स्ट देखो आगे, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वर्ण और जाति यानी समाज का बंटवारा। तो समाज 4 वर्णों में विभाजित था। पहले थे ब्राह्मण जो पूजा पाठ का काम करते थे, दूसरे थे क्षत्रिय जो युद्ध और शासन का काम करते थे, तीसरे थे वैश्य जो व्यापार और कृषि करते थे, और चौथा था वो शूद्र था, तीनों की सेवा करता था। ये 4 वर्णों में हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। जाति क्या है कि जब नए लोग जैसे जंगलों में रहने वाले निषाद और सोने का काम करने वाले स्वर्णकार समाज में जुड़े तो उन्हें नई जातियों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार जातियों की संख्या अनिश्चित है, लेकिन वर्ण जो है वो 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। वर्ण 4 होते थे, जन्म पर आधारित थे, और जाति अनगिनत होती थी, पैसे पर आधारित थी। ये ध्यान रखना, जाति और वर्ण में महत्वपूर्ण फर्क जो है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 4 वर्णों के बाहर एक और वर्ग था, उसे चांडाल कहा जाता था। ब्राह्मणों ने कुछ कामों जैसे लाशें उठाना इसको दूषित माना और ये काम करने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तन और मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा बताया गया है। ट्रिक क्या है, समाज से बाहर जो रहते थे उन्हें मनुस्मृति के अनुसार क्या किस वर्ग में माना गया, क्या नाम दिया गया, तो उन्हें चांडाल कहा जाता था। तो उन्हें क्या करना पड़ता था, गांव के बाहर रहना पड़ता था, उन्हें जो है वो फेंके हुए बर्तनों में भोजन करना पड़ता था, और उन्हें जो है वो फेंके हुए लोगों के कपड़े उन्हें पहनने होते थे। ऐसा मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला देखो, आगे यहाँ पे संपत्ति के बारे में कुछ बातें बताई गई है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का अधिकार। पुरुष का अधिकार, पैतृक संपत्ति बेटों में बांटी जाती थी, बड़े बेटे को विशेष हिस्सा मिलता था। स्त्री का अधिकार, पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। शादी के वक्त मिले उपहारों जिसे स्त्री धन कहा जाता है पर ही स्त्री का हक होता था। अपवाद स्वरूप प्रभावती गुप्त के पास में जमीन थी क्योंकि उसने जमीन दान दी थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। कीवर्ड स्त्री धन और पैतृक संपत्ति पर बेटों का हक, इस बात को विशेष हिसाब से आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। नेक्स्ट देखो अगला है बौद्ध धर्म के बारे में। भाई बौद्ध धर्म की नई सोच। बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव, जाति और वर्ण के को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि समाज में अंतर तो है लेकिन यह स्थायी और प्राकृतिक नहीं है, कर्म ही महान बनाता है। जन्म से नहीं कर्म से महान बौद्ध धर्म का सिद्धांत था, इसे अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमने कुछ खास जो पॉइंट्स थे, सारांश था, वो पढ़ लिया है। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसके बाद हम रिक्त स्थान के, उसके बाद में वन लाइनर, उसके बाद में बड़े प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है दोस्तों कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? तो सही जवाब होगा हमारा बी ऑप्शन, वी.एस. सूक्तांकर। कब शुरू हुआ था? 1919 में। कितने वर्ष लगे थे? 47 वर्ष लगे थे। ओके, आया समझ में? और वी.एस. सूक्तांकर कौन थे? संस्कृत के महान विद्वान थे। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के माने गए हैं। इसमें शुरुआती 4 प्रकार के विवाहों को उत्तम माना गया है और बाद के 4 प्रकार के विवाहों को निम्न कोटि का माना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो अपने गोत्र से बाहर, बहिर्विवाह इसे कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है कि विवाह के समय वधु को मिले उपहार पर किसका अधिकार होता था? स्त्री का अधिकार होता था, उस वधु का अधिकार होता था, और इसे स्त्री धन कहा गया है। तो राइट आंसर है स्त्री का स्वयं का, इसे स्त्री धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलव्य का संबंध किस वर्ग से था? जो निषाद वर्ग से था, जंगलों में रहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, निषाद वर्ग। अब रिक्त स्थान के प्रश्न। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को पूरा करने में कितने वर्ष लगे थे? 47 वर्ष लगे थे। धर्म सूत्रों के अनुसार केवल ही राजा बन सकते थे, केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। माता के नाम से पहचाने जाने वाले राजा के वंश के थे? सातवान राजा थे ना, सातवान वंश के राजा, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। मंदसौर के अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक का वर्णन मिलता है, श्रेणी का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट, पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? अब वन लाइनर प्रश्न, थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से समझ लेना है। पितृवंशिकता से तात्पर्य क्या है कि वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र तक चलती है, मतलब कि पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके बाद फिर उसका पुत्र, लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों के हिसाब से वंश आगे बढ़ता है, तो वो पितृवंशिकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री धन क्या था? तो बिल्कुल हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं कि विवाह के समय स्त्रियों को मिलने वाले उपहार जिन पर केवल उनका अधिकार होता था उसे स्त्री धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखो आपके सामने लिखा हुआ है, जाति किस पर आधारित थी? तो इसे अच्छी तरह से समझिए कि वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, लेकिन जातियों की संख्या अनिश्चित थी, जबकि वर्ण 4 ही थे, निश्चित संख्या थी उनकी। महाभारत की मूल भाषा क्या थी? यहाँ से छोटा प्रश्न भी बन सकता है। तो मूल भाषा तो संस्कृत थी, यद्यपि यह अन्य कई भाषाओं में भी बाद में लिखी गई है। अब बड़े प्रश्न कर लेते हैं और बड़े प्रश्न को हमने पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल आपके लिए रेडी किया है। पहला प्रश्न है कि ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम क्या थे? तो गोत्र का एक नियम तो यह था कि विवाह के बाद स्त्रियों को अपने पिता का गोत्र छोड़ करके अपने पति का गोत्र अपनाना होगा, और दूसरा था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अपवाद जो है वो सातवाहन जो शासक थे उनकी रानियों ने अपने पिता के गोत्र को ही अपनाए रखा, पति का गोत्र नहीं अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के क्या कर्तव्य निर्धारित किए गए? भाई पहला तो था कि उनको गांव से बाहर या शहर से बाहर रहना पड़ता था, उपभोग की वस्तुएं, उन्हें फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था और लोहे के आभूषण पहनते थे। तीसरा, उन्हें मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनने होते थे। शव का निस्तारण, उनका मुख्य काम था लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना, ये इनका जो है वो काम होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या प्राचीन काल में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार समान थे? स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे पुरुष के अधिकार क्या क्या थे? भाई मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में बंटनी चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र को विशेष अधिकार होता था। स्त्री का अधिकार, स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार की मांग नहीं कर सकते थे। स्त्री धन, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्री का अधिकार होता था। निष्कर्ष, अधिकार समान नहीं थे, संपत्ति मुख्य रूप से पुरुषों के नियंत्रण में होती थी। लास्ट में आपको ये पंक्ति भी लिख देनी है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो हमने इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर भी बता देता हूं कि भाई ये कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो 1919 में वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में शुरू हुआ। पांडुलिपियों का संकलन, पूरे भारत से विविध लिपियों में लिखी गई महाभारत की पांडुलिपियां इकट्ठी की गई। फिर क्या किया गया? जो समान श्लोक थे केवल उन श्लोकों को चुना गया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में समान रूप से पाए गए, और प्रकाशन इसे 13,000 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया और उसमें 47 वर्षों का समय लगा था। तो ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की पूरी प्रोसेस थी। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारी 3rd चैप्टर की वन शॉट, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सारे वन शॉट आपको अवेलेबल करा दूं, और उसके बाद फिर हम जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों की जो हमारे सीरीज है उसको हम बढ़ाएंगे। और इस तरीके से आप चाहते हो कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है मेथड, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हाइप करिए, और जो कमेंट आपके दिमाग में कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं या ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स को रिप्लाई देता हूं, आपके कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट क्लास ला पाता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।